स्वागत है आप सभी का, जहां पर मैं हम मिलकर बात कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। तो सखा चैप्टर जो है वो लगातार जारी है। हम बात कर रहे हैं रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाओं के बारे में। जी हां, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। ठीक है जी। अब लाडलो, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा कि पिछली क्लास में है ना मूल अवधारणाएं, आपको भली भांति ये याद होगा कि पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने जो रसायन विज्ञान का महत्व है, उपयोगिता है, इंपॉर्टेंस है, उस पर बातें करनी प्रारंभ कर दी थी। ठीक है, चलिए वॉइस तो सबको आ रही होगी। देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। और पिछली क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हमारी रसायन विज्ञान में जो महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है, मतलब दैनिक जीवन के अंदर या विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट रोल है, वो हम लोग बात कर रहे थे। पिछली क्लास के अंदर 2 पॉइंटों पर बात कर चुका था। एक कृषि के क्षेत्र में सखा, दूसरा जैव जो चिकित्सा है उसके क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात कर चुका था, है ना। चलिए फिर अब आगे की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात करूंगा रसायन विज्ञान की। अगर हम बात करते हैं, चलिए पीडीएफ लेट मिलता है, चैप्टर के टॉपिक वाइज पढ़ाओ क्योंकि नोट्स में तकलीफ आती है। भाई टॉपिक वाइज ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है, हाँ टॉपिक वाइज ही पढ़ा रहे हैं हम। अब आप लोग पता नहीं कौन सी बुक लेकर बैठे हो, या बुक भी लेकर बैठे हो या नहीं, ठीक है। हाँ चलो, तो नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, तीसरा बिंदु। अब तीसरा बिंदु जो है अपने पास कौन सा है भाई, मैं बताऊंगा आप उद्योगों में, उद्योगों के क्षेत्र में। अब उद्योगों की अगर हम लोग बात करें तो इस बात पर बहुत ध्यान देना सखा, क्या कि बिना किसके, जी हां, बिना रसायन विज्ञान के उद्योगों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। किसके? बिना रसायन विज्ञान के उद्योगों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, जब आप सोचेंगे किस उद्योग के बारे में, साबुन उद्योग के बारे में, अपमार्जक उद्योग के बारे में, सीमेंट उद्योग के बारे में, जब आप लोग सोचेंगे ना कास्टिक सोडा उद्योग के बारे में, तो आपको पता चलेगा ये सारे के सारे सब्सटेंस तो केमिकल्स से बनते हैं। और जब केमिकल्स से बनते हैं तो केमिकल्स से बनाने के लिए क्या नॉलेज होनी जरूरी है? केमिस्ट्री की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। तो सिंपल बात मैंने आप लोगों से कहा है, ठीक है, क्या कि रसायन विज्ञान के बिना, रसायन विज्ञान के बिना उद्योगों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कल्पना भी संभव नहीं है। किसके बिना? उद्योगों, ठीक है ना। रसायन विज्ञान के बिना कोई भी उद्योग जो है वो संभव नहीं है, पॉसिबल है ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अगर बुक देखो, किसी के पास बुक है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, किसी के पास बुक नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाया आपको फिर भी पूरा जाएगा, सब कुछ कराया जाएगा, जितना कुछ एनसीईआरटी में है उतना दिया जाएगा। और ये भी वादा है कुछ चीजें तो एनसीईआरटी से भी ज्यादा दी जाएंगी, ठीक है ना, एनसीईआरटी से ज्यादा आपको चीजें मिल जाएंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम ना केवल आप लोगों को एकेडमिक के लिए तैयार करते हैं, बल्कि हम लोग तैयार करते हैं देश के लिए बेहतर जो डॉक्टर्स हैं उनको, और देश के लिए जो बेहतर इंजीनियर्स होंगे उनको, या देश के लिए जो बहुत बेहतरीन वैज्ञानिक होंगे उनको, सब चीजों के लिए जो बहुत अच्छे टीचर्स होंगे उनको। इसलिए हम लोग एक्स्ट्रा ही पढ़ाते हैं। तो देखो, मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि रसायन विज्ञान में जब हम लोग बात करते हैं तो उद्योगों की कल्पना जो है वो रसायन विज्ञान के बिना भी पॉसिबल नहीं है,
ठीक है ना, किसके बिना, रसायन विज्ञान के बिना। क्योंकि आप कांच उद्योग की बात करो, सीमेंट उद्योग की बात करो, ठीक है, कपड़ा उद्योग की बात करो, चमड़ा उद्योग की बात करो, रंग उद्योग की बात करो, पेंट उद्योग की बात करो, साबुन उद्योग की बात करो, अपमार्जक उद्योग की बात करो, या अन्य किसी उद्योग की बात करो, तो सबके लिए, जी हां, किसका होना बहुत जरूरी है, रसायन विज्ञान के ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कांच, कपड़ा, सीमेंट, कागज, रंग, पेंट, चमड़ा, साबुन, अपमार्जक, क्या सखा, अपमार्जक, ठीक है, अपमार्जक, कृत्रिम रेसे, नायलॉन वगैरह, पॉलिस्टर, ठीक है, कृत्रिम रेसे, चीनी उद्योग, अम्ल उद्योग, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ बिल्कुल, बर्तन उद्योग, हाँ बिल्कुल बर्तन उद्योग भी है, ठीक है, लिख देते हैं बर्तन, है ना। इन सब के लिए किसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, केमिस्ट्री की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। बहुलकों के लिए, ठीक है, बहुत अच्छे, हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके, हाँ बिल्कुल। तो बहुलक, बहुलक मतलब पॉलीमर, ठीक है ना, बहुलक, ठीक, ये सब जो है, इन सब की नॉलेज जो है आप लोगों को बहुत जरूरी है। क्या, इन सब की नॉलेज जो है वो होगी, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है ना, जी हाँ। चलिए आगे इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखो, पेट्रोलियम उद्योग होगा, कौन सा, पेट्रोलियम, इन सभी उद्योगों के द्वारा, इत्यादि उद्योगों के विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है सखा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, किसने, केमिस्ट्री ने। बिल्कुल, हर एक मैटर में केमिस्ट्री है, मतलब सभी मैटर जो है वो केमिस्ट्री के अंडर ही आते हैं, ठीक है ना, सब कुछ जो डिपेंड करता है वो केमिस्ट्री पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है, हाँ, इंपॉर्टेंट रोल है इसका, भूमिका है, ठीक है सखा, एक बात तो हुई है। फिर वहीं दूसरे नंबर पर आगे बात करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे। मैं देखो साइड हो जाता हूं ताकि आप साथ साथ नोट करते रहें, ताकि बाद में आप लोगों को दिक्कत नहीं आए। फिर इसी तरीके से हम लोग बात करें, जब हमें अलॉयज का निर्माण करना होता है, विद्युत जो हमारे पास अलॉयज हैं, मिश्र धातु, फिर विद्युत लेपन करना होता है। अपमार्जक बेटा डिटर्जेंट होता है। कौन पूछ रहा है ये अपमार्जक क्या होता है? अपमार्जक डिटर्जेंट, घर में सर्फ, ठीक है ना, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, ठीक है, वही। हाँ, क्यों चौंक गए ना, ये सारी चीजें सर्फ ही तो हैं। चलो अब देखो, इसमें बात करें तो मिश्र धातुओं का निर्माण करना हो, विद्युत लेपन करना हो, धातुओं का निष्कर्षण करना हो, फोटोग्राफी करना हो, इन सभी के अंदर रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या क्या बताया हमने, देखो, चाहे इलेक्ट्रो प्लेटिंग करनी हो, प्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग को हम लोग प्यार से कहते हैं विद्युत लेपन, लेपन,
या मिश्र धातुओं का निर्माण करना हो, निर्माण, चलिए ओके देवाराम, चलो धन्यवाद। फिर इसी के अलावा धातुओं का निष्कर्षण करना हो, धातुओं का निष्कर्षण, निष्कर्षण मतलब अलग करते हैं धातुओं को अयस्कों से। किससे? अयस्कों से, है ना। धातुओं को क्या कर रहे हो? निष्कर्षित कर रहे हो। इसी तरीके से फोटोग्राफी, किसमें? फोटोग्राफी में, इत्यादि में रसायन विज्ञान के सिद्धांत, किसके? रसायन विज्ञान के सिद्धांत महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक, आप कह रहे हैं कि सर हाँ अलॉयज का मीन अलोहा होता है क्या? अरे अलॉयज मतलब मिश्र धातु होती है, ठीक है ना। हाँ अलॉयज का मतलब मिश्र धातु होती है, अलोहा नहीं होता है। ऐसी दो या दो से अधिक प्रकार की धातुओं के अनुपात से मिलकर जो नई धातु प्राप्त होती है या नया पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल, ठीक है ना जी हाँ, पीतल जो है वो एक मिश्र धातु है और वो किसकी बनी है? तांबा और जिंक से बनी हुई मिश्र धातु होती है, ठीक है ना जी हाँ। मेघराज ये चैप्टर है भाई, बेसिक जानकारी नहीं है इसमें, बेसिक जानकारी हम पहले ही बता चुके हैं, ये पूरा चैप्टर है और इसी में से बहुत सारी चीजें जो आपके टेस्ट में आने वाली हैं इस बार संडे को, ठीक है। चलिए तो यहां से ये हमारे पास औद्योगिक विकास के क्षेत्र में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हम बता चुके हैं। इसके बाद बात करेंगे हम लोग जीव विज्ञान के क्षेत्र में रसायन विज्ञान का क्या महत्वपूर्ण है, योगदान है। किसके क्षेत्र में? जीव विज्ञान के क्षेत्र में। कल की क्लास के अंदर हम लोगों ने जो चिकित्सा है उसके क्षेत्र में बात की थी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात की थी। आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं, ठीक है, किसके बारे में? जीव विज्ञान के क्षेत्र में। तो चौथे नंबर पर हम बात कर रहे हैं, फोर्थ, जीव विज्ञान के क्षेत्र में, इन फील्ड ऑफ बायोलॉजी। देखो जनरली जीव विज्ञान में दो भाग माने जाते हैं, हालांकि दो नहीं होते हैं, ज्यादा होते हैं, मगर जनरली दो माने जाते हैं, एक जूलॉजी एक बॉटनी। मतलब एक प्राणी विज्ञान सखा, दूसरा वनस्पति विज्ञान, ठीक है ना। क्या? एक प्राणी विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान, ठीक है। ये दो भाग जो है माने जाते हैं, ठीक। जब हम इन दोनों भागों के बारे में बात करते हैं तो प्राणी और वनस्पति में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए, जी हां, रसायन के उपयोग और रसायन विज्ञान के सिद्धांत जो है वो आवश्यक हैं। चलिए बहुत बढ़िया अंशी, मैंने क्या नहीं लिखा? रसायन विज्ञान के सिद्धांत महत्वपूर्ण है, रह जाते हैं कभी कभी चीजें, है ना भाई। लो फिर यहां लिख देते हैं रसायन विज्ञान के सिद्धांत। हरिओम। चलिए अब देखो रसायन विज्ञान में अगर हम बात करें, प्राणियों के अंदर जैविक क्रियाएं हो रही हैं, सखा वनस्पतियों के अंदर जैविक क्रियाएं हो रही हैं। तो प्राणी और वनस्पति दोनों में जो जैविक क्रियाएं हो रही हैं उनके अध्ययन के लिए रसायनों का उपयोग किया जाता है और रसायन के सिद्धांत जो है उनका उपयोग किया जाता है ना। चलिए हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो प्राणियों तथा वनस्पतियों में होने वाली ये कह रहे हैं सर आप साइड में क्यों देख रहे हैं? भाई हमारी स्क्रीन जो है आज साइड में लगी हुई है जिस पर हम आप लोगों के कमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ चलिए, प्राणियों तथा वनस्पतियों में होने वाली जैविक क्रियाओं के अध्ययन के लिए
अध्ययन किससे? रसायन तथा रसायन विज्ञान के ठीक है, केमिस्ट्री से और केमिस्ट्री के जो सिद्धांत है उनसे किया जाता है। रसायन विज्ञान के सिद्धांतों से संभव है। संभव है। अब संभव क्या है, स्थितियां क्या है, ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, आपने प्रश्न ये पूछा है, चलिए भूमिका आपका कमेंट वापस डाल दीजिएगा। वासुदेव, चैप्टर उसी दिन से स्टार्ट हुआ बेटा जिस दिन से हमने पहली क्लास स्टार्ट की थी, ठीक है ना? जी हाँ, हाँ दिलकुश आएंगी मगर कम आएंगी। अब यहाँ पर आपने ये आरतिका पूछ रही हैं कि सर लकड़ी विद्युत की कुचालक है, लेकिन लकड़ी अगर गीली हो तो उसमें करंट क्यों आता है? देखो, लकड़ी निश्चित रूप से विद्युत की कुचालक है, मगर जल जो है, शुद्ध जल तो विद्युत का कुचालक होता है। क्या? शुद्ध जल तो विद्युत का कुचालक होता है, मगर अगर अशुद्ध जल से वो लकड़ी भीगी हुई है, जी हाँ, किससे? अशुद्ध जल से वो लकड़ी भीगी हुई है, तो निश्चित रूप से अशुद्ध जल के अंदर आयन उपस्थित होते हैं और उन आयनों की वजह से विद्युत धारा का चालन हो जाता है। बस आसान बात है। लकड़ी ही तो कुचालक है, जल कुचालक थोड़ी है, अशुद्ध जल कुचालक थोड़ी है। तो अशुद्ध जल तो विद्युत धारा का चालन करेगा, बस। हाँ चलो, चलिए देखो, मस्तिष्क की कार्य प्रणाली जो है उसका अगर अध्ययन करना है, ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो जैविक अवयवों से के बनने की गति, ठीक है ना, स्थान का अध्ययन, अनुक्रम का अध्ययन, ठीक है ना, इन सब की अगर हम लोगों को बात करनी है तो ये किसके द्वारा? रसायन विज्ञान के द्वारा ही संभव हुआ है। ओके, दिव्या विषमांगी मिश्रण है वो, ठीक है। चलिए, शुद्ध जल कौन सा होता है? शुद्ध जल वो होता है भाई जिसकी पीएच 7 होती है, जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती है। जिसकी पीएच 7 वो शुद्ध जल, उदासीन होगा। हाँ चलिए, अब आगे की बात देखो। मस्तिष्क की कार्यप्रणाली का अध्ययन, किसकी? मस्तिष्क की कार्यप्रणाली का अध्ययन अध्ययन कॉमा शरीर के अंदर और जो जैविक क्रियाएं होती हैं सबकी बात कर रहे हैं। ऐसे ही जैविक अवयवों के बनने की गति, ठीक है, पहला ही चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? जैविक क्रियाओं के, सॉरी, जैविक अवयवों के बनने की गति, अवयवों के बनने की गति, गति किसकी? जैविक अवयवों के बनने की गति। ऐसे ही फिर हम लोग इसमें बात करते हैं, और भी कई चीजें शामिल हो जाती हैं, जैसे किसी पदार्थ का स्थान क्या है, क्रम क्या है, क्रम मतलब अनुक्रम क्या है, ठीक है, स्थान, अनुक्रम इत्यादि के अध्ययन में किसके सिद्धांत? रसायन विज्ञान के सिद्धांत, ठीक है, जी हाँ, अध्ययन में रसायन विज्ञान के सिद्धांत, सिद्धांत क्या किए जाते हैं? प्रयुक्त किए जाते हैं।
किए जाते हैं। पादप की जड़ों का अध्ययन करना होता है ना सखा, तो एक फास्फोरस का उपयोग किया जाता है जो होता है रेडियोधर्मी फास्फोरस। ठीक है, कौन सा फास्फोरस? रेडियोधर्मी फास्फोरस होता है। ठीक है, हाँ, ये चैप्टर मिक्स है, थियोरेटिकल है, कॉन्सेप्चुअल है और न्यूमेरिकल बेस्ड है, सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर। अभी कुछ टाइम थ्योरी चलेगी, ठीक है ना। चलिए, सिंपल सी बात है, ठीक है, एकदम सिंपल बात है। चलिए, जैविक अवयव हमारे शरीर के अंदर जैविक अवयव है ना, डीएनए, क्या है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ठीक है, ये सारे जैविक अवयव ही तो हैं हमारे शरीर में। जो सजीवों के अंदर अवयव उपस्थित होते हैं सखा, उन्हें कहते हैं जैविक अवयव। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? जैविक अवयव। सिंपल। चलो, अब आगे की बात करते हैं। इसमें देखो, मैंने रेडियोधर्मी फास्फोरस के बारे में बात किया, तो ये क्या बताता है? पौधों की जड़ों के द्वारा लिए गए खनिज ऊपर की ओर तने और पत्ती में पाए जाते हैं। ठीक है ना। ये किसके द्वारा अध्ययन करने पर पता चला? ठीक है, क्या ये किससे? जी हां, रेडियोधर्मी फास्फोरस के द्वारा ये पता चला। रेडियोधर्मी फास्फोरस, कौन सा फास्फोरस? रेडियोधर्मी फास्फोरस। ठीक है, सिंपल सी बात। चलिए, क्या रेडियोधर्मी फास्फोरस के द्वारा यह अध्ययन किया गया कि, क्या अध्ययन किया गया? ठीक है, क्या अध्ययन किया गया? कि ओके, ठीक है, पौधों की जड़ों द्वारा लिए गए खनिज ऊपर की ओर, क्या पौधों की जड़ों से जो खनिज लिए जाते हैं वो ऊपर की ओर पाए जाते हैं। ऊपर की ओर कहां? तने और पत्ती में पाए जाते हैं। ठीक है, पौधों की जड़ों द्वारा लिए गए खनिज कहां पाए जाते हैं? जड़ तथा पत्तियों में पाए जाते हैं। कहां? पत्तियों में। जड़ तथा, ये लिख देते हैं, पत्तियों में पाए जाते हैं तथा पत्तियों के अवयव या पत्तियों में उपस्थित पदार्थ जड़ों की ओर गमन करते हैं। पदार्थ किसकी ओर गमन करते हैं? जड़ों की ओर गमन करते हैं। ठीक है, चलिए, क्या करते हैं? गमन करते हैं। किसकी ओर गमन करते हैं? जड़ों की ओर गमन करते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, जी हाँ। देखो भाई, मेरी बात सुनो, बिल्कुल इस चैप्टर में वैज्ञानिक संकेतन, ठीक है, और सार्थक अंक, विमीय विश्लेषण, ये सारे टॉपिक है। मगर आपके आज कमेंट कर देने से ये नहीं होगा ना बेटा कि मैं पहले से वो टॉपिक पढ़ा दूंगा। तो बेटा जब आएगा तब पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है ना। हाँ, चलिए, ओके, तो टेंशन नहीं लेनी है, बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा। जब मैंने बोला ना बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा, जितना एनसीईआरटी में उतना तो पढ़ाएंगे ही, उससे ज्यादा पढ़ाएंगे, बट आपको कभी भी जल्दी नहीं करनी है। ठीक है ना। मैं एक बहुत सिंपल बात पर बिलीव करता हूं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कछु होए और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। मेरा मानना है कि समय आने पर सब कुछ होता है।
ठीक है ना। तो आराम से धीरे धीरे अपन काम करेंगे, मुझे जल्दबाजी नहीं है, मैं ये नहीं चाहता कि फटाफट कोर्स पूरा करा दूं, मैं ये चाहता हूं कि समय पर कोर्स पूरा कराऊं और उसके साथ आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दूं। ठीक है, मैं क्या उत्कर्ष में सभी इतने जितने भी टीचर्स हैं सब यही चाहते हैं, ठीक है ना, सभी यही चाहते हैं कि बहुत अच्छे से कोर्स पूरा कराया जाए। ठीक है, सिंपल बात। देखो सैफुल्लाह सही तरीके से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। हाँ, एक दो चीजों की चिंता आप मत करो कि पहले कौन सा टॉपिक पढ़ाना है बाद में कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, ठीक है ना, इस बात की तो चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है। हाँ ठीक है, चलो तो ये हमारे पास हो गया। अब आगे बात करते हैं रसायन विज्ञान का एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र, और वो कौन सा क्षेत्र है, युद्ध का क्षेत्र। युद्ध के क्षेत्र में रसायन विज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है भाई। 5वें नंबर पर बात करेंगे किस क्षेत्र के लिए, युद्ध के क्षेत्र में। युद्ध के क्षेत्र में अब युद्ध के क्षेत्र में रसायन विज्ञान की क्या इंपॉर्टेंट भूमिका रही है उसको मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो देखो युद्ध के क्षेत्र में रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका ये रही है कि युद्ध में कभी कभी टीयर गैस अर्थात अश्रु गैस फेंकी जाती है। युद्ध में अश्रु गैस के अलावा, ठीक है, हाँ ठीक है, अश्रु गैस फेंकी जाती है और अश्रु गैस के अलावा मस्टर्ड गैस भी फेंकी जाती है जो त्वचा पर गिरने के बाद फपोले बना देती है। युद्ध में डायनामाइट का उपयोग भी होता है जिससे एक बार में सैकड़ों जाने जा सकती हैं। युद्ध में ट्राइनाइट्रोटोलुइन जैसे विस्फोटक, ट्राइनाइट्रोबेंजीन जैसे विस्फोटक, परमाणु बम, इन तक का प्रयोग किया जा चुका है और ऐसी संभावना है अगर भविष्य में कभी ऐसा युद्ध होता है तो परमाणु बम के साथ साथ हाइड्रोजन बम जो है उसका भी प्रयोग किया जा सकेगा। क्या? उसका भी प्रयोग किया जा सकेगा। एक बार में परमाणु बम से लाखों की संख्या में लोगों को मारा जा सकता है, हाइड्रोजन बम से लाखों की संख्या में लोगों को मारा जा सकता है। और ये सारा का सारा किसके द्वारा संभव है? रसायन विज्ञान के द्वारा ही संभव है। परमाणु बम मतलब एटम बम, ठीक है ना। हाँ चलिए, सिंपल। तो हमें ये बहुत अच्छे से ये बातें सारी जो हैं दिमाग के अंदर बैठानी होंगी। हाँ चलो, तो अब मैं बता देता हूं। चलिए, तो युद्ध में प्रयुक्त या युद्ध में प्रयुक्त अश्रु गैस, अश्रु गैस, इसे प्यार से कहते हैं टीयर गैस। क्या कहते हैं? टीयर गैस कहते हैं, ठीक है ना। और अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? जी हां, अश्रु गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोपिक्रीन। अश्रु गैस एक गैस होती है जिसे हम लोग कहते हैं मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस, ठीक है। वास्तविक रूप में अगर मस्टर्ड गैस की बात करें तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, मस्टर्ड गैस कोई गैस नहीं है। ये क्या है? एक चिपचिपा द्रव होता है, ठीक है, जो जैसे ही त्वचा पर पड़ता है तो गैस के रूप में चेंज हो जाता है। इसमें स्मेल बिल्कुल सरसों के तेल जैसी आती है। मस्टर्ड, सरसों को इंग्लिश में मस्टर्ड कहते हैं, इसलिए यहां पर मस्टर्ड शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें सल्फर होता है। ये चिपचिपा द्रव है जो जैसे ही त्वचा पर पड़ता है वैसे ही फपोले उत्पन्न होने लग जाते हैं, जलन मचने लग जाती है बहुत बुरी तरह, ठीक है, बहुत बुरी तरह। सोचो एक बार ये सोचो, ठीक है, कि जलन कितनी होगी। मैं बता देता हूं, अगर आप कल्पना कर सको, उबलती उबलती चाय हाथ पर गिर जाए, उबलती उबलती चाय हाथ पर गिर जाए, उससे 8 से 10 गुना ज्यादा जो जलन है वो होती है टीयर गैस, सॉरी,
मस्टर्ड गैस के द्वारा। बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक होती है ये, फफोले हो जाते हैं, घाव बन जाते हैं, ठीक है ना, इसके द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल भाई। देखो, टीयर गैस का उपयोग जब भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कभी कभी पुलिस वाले लोग भी करते हैं टीयर गैस का। मस्टर्ड गैस का उपयोग नहीं करेंगे वो। मस्टर्ड गैस का उपयोग केवल युद्ध समय में किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखो डायनामाइट, डायनामाइट विस्फोटक पदार्थ है। क्या है? विस्फोटक पदार्थ। एक सब्सटेंस होता है जिसे कहते हैं टीएनटी। एग्जाम में टीएनटी का पूरा नाम पूछा जाता है, जिसका पूरा नाम होता है ट्राई नाइट्रोटोलुइन। ट्राई नाइट्रोटोलुइन। टीएनबी, ट्राई नाइट्रोबेंजीन। परमाणु बम। कौन सा बम? परमाणु बम, हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन, अच्छा परमाणु बम रह गया। बम, हाइड्रोजन बम, ठीक है ना। कौन सा? हाँ, टीयर गैस से आंखों में जलन होती है, जिसकी वजह से आंसू आने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा जलन होती है, जिसकी वजह से हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। अब नॉर्मल सी बात है ना, आप मान के चलो पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते मान के चलो आंख में कोई कचरा घुस गिर जाए तो उससे हल्की सी जलन होने लग जाती है, तो हम लोग फिर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। और व्यक्ति तो वो किस में है? युद्ध में है, और बहुत ज्यादा जलन वाली, आंसू निकालने वाली, आंखें बिल्कुल बंद हो जाने वाली ऐसी गैस जो है वो भेजी गई है। और जब ये भेजी गई है तो उसके बाद दिक्कत होने वाली है, ठीक है ना। जी हाँ, तो हाइड्रोजन बम है, परमाणु बम है, ठीक है। इसके अलावा एक बम और होता है कोबाल्ट बम। कौन सा? कोबाल्ट बम। इत्यादि सभी रसायन विज्ञान की ही देन है। किसकी देन है? रसायन विज्ञान की ही देन है, ठीक है। सभी रसायन विज्ञान की ही देन है। मगर एक बात और बताता हूं मैं आप लोगों को, जो मुझे लगता है। देखो, युद्ध के क्षेत्र में रसायन विज्ञान का उपयोग जो है, ठीक है ना, क्या? युद्ध के क्षेत्र में रसायन विज्ञान का उपयोग जो है वो क्या है? वो विनाशकारी उपयोग है, दुखदाई उपयोग है, ठीक है ना। जी हाँ, क्या? विनाशकारी उपयोग है, दुखदाई उपयोग है। जी, तो ये बात भी हम लोग लिखेंगे, ये रसायन विज्ञान का जो उपयोग हो रहा है ये कैसा है? विनाशकारी है। रसायन विज्ञान का किसके क्षेत्र में उपयोग? बहुत अच्छे, युद्ध के क्षेत्र में उपयोग। उपयोग कैसा है? विनाशकारी है। बहुत ज्यादा दुख देता है। अब कुछ इतिहास से जुड़ी हुई चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे जैसे हम लोग अगर इसके बारे में बात करें तो मस्टर्ड गैस का सबसे पहली बार उपयोग जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के द्वारा किया गया था। जर्मनी ने अपने दुश्मन देशों के ऊपर मस्टर्ड गैस जो है उसका सबसे पहली बार उपयोग किया था, ठीक है, पहली चीज। दूसरे नंबर पर बात करें तो देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने जो परमाणु बम है उसका पहली बार उपयोग किया। परमाणु बम का उपयोग 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को किया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा नाम के शहर पर, जबकि
9 अगस्त को नागासाकी नाम के शहर पर अमेरिका के द्वारा बम गिराए गए। हिरोशिमा और नागासाकी जो है वो जापान में स्थित शहर है और इन परमाणु बम का इफेक्ट जो है वो बहुत भयंकर होता है। सखा आपको एक बात बता देता हूं, परमाणु बम ना केवल जानलेवा है अपितु भविष्य के लिए भी हानिकारक होता है। जहां पर परमाणु बम का उपयोग किया जाता है उस क्षेत्र को वह पूर्ण रूप से बंजर कर देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1945 में उपयोग किए गए परमाणु बमों का प्रभाव आज तक हिरोशिमा और नागासाकी में मौजूद है। और हिरोशिमा और नागासाकी में जो ये प्रभाव है वो इतना ज्यादा दुखदाई है कि वहां की धरा पर, वहां की धरती पर आज भी घास नहीं उगती सखा। दुखदाई है, विनाशकारी है, घास तक वहां की धरती पर नहीं उग रही है और वहां रहने वाले लोग जो हैं उनकी जो संतानें उत्पन्न होती हैं वो आज तक विकृत उत्पन्न होती हैं। इतना ज्यादा इफेक्ट है रेडियोधर्मिता का, इतना ज्यादा इफेक्ट है, तो बहुत ज्यादा विनाशकारी प्रभाव है ये। हालांकि विश्व शांति के लिए अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। आप लोगों को ये बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मुझे ऐसा विश्वास है कि आगे चलकर आप में से ही कुछ लोग जो हैं वो एमएलए बनेंगे, आप में से ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो एमपी बनेंगे, ठीक है। आप में से कोई ना कोई ऐसा संभवतया हो सकता है जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो, ऐसा जरूर हो सकता है जो कोई मंत्री बन जाए, शिक्षा मंत्री बन जाए, है ना, या हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री बन जाए, किसी और विभाग में मंत्री बन जाए, ठीक है ना। जी हाँ, हाँ चलिए फिर उसके अलावा बात करें, हो सकता है आप में से कोई हमारे देश का प्रधानमंत्री बन जाए, हो सकता है आप में से कोई हमारे देश का राष्ट्रपति बन जाए, कोई उपराष्ट्रपति बन जाए। और ये तो निश्चित है कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो आईएएस ऑफिसर्स बनेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आईपीएस ऑफिसर्स बनेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आईआरएस ऑफिसर्स बनेंगे, ठीक है जी, कुछ ऐसे होंगे जो आरएएस अधिकारी बनेंगे या किसी और स्टेट में, ठीक है जी हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से आप बड़े बड़े पदों को सुशोभित करेंगे, ठीक है। चलिए, विकराल का मतलब होता है भयंकर, ठीक है जी हाँ। चलिए, तो अगर मैं इन बातों को आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है, हाँ वो आप इंजीनियरिंग भी करेंगे, आप में से कुछ लोग डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, कुछ लोग साइंटिस्ट भी बनेंगे, कुछ लोग टीचर भी बनेंगे, कुछ और डिपार्टमेंट में भी जाएंगे। सबका अलग अलग है भाई, सबका अलग अलग है, बट वो अलग बात है। मैं तो केवल एक कयास लगा रहा हूं, मैं तो क्या एक कयास लगा रहा हूं, मैं तो केवल एक भविष्य को देख रहा हूं, ठीक है। वो अब भविष्य के गर्भ में क्या है वो मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता, मगर एक बात जो मैं कह रहा हूं वो मैं आप एक बार ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनो इस बात को कि विश्व शांति की स्थापना के लिए विश्व में और लड़ाई झगड़े नहीं हो, ठीक है, इसके लिए परमाणु बम या फिर जो हाइड्रोजन बम है इनका होना बहुत जरूरी है। परमाणु बम या हाइड्रोजन बम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप कहोगे सर ये तो कैसी बात कर दी आपने, परमाणु बम होंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे। भाई नॉर्मल सी बात है, एक व्यक्ति है जिसके पास मान के चलो एक पावर है, तो वो कमजोर व्यक्ति को धमकाता है, मगर पावरफुल पर्सन दूसरे पावरफुल पर्सन को थोड़ी धमकाता है। अगर मेरे पास भी परमाणु बम है और आपके पास भी परमाणु बम है तो मुझे भी ये डर होगा कि ये सामने वाला परमाणु बम मार देगा, और आपको भी ये डर होगा कि ये सामने वाला परमाणु बम मार देगा। डर होगा ना। परमाणु बम विनाश का प्रतीक है और ये विनाश से बचने के लिए कोई भी परमाणु बम का उपयोग नहीं करेगा। मुझे आज भी वो स्टेटमेंट याद है, हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हुए हैं, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। जी हां, हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हुए हैं श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनके एक स्टेटमेंट 1999 में कारगिल वॉर चल रहा था, ठीक है, उस दौरान उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए थे वो स्टेटमेंट बहुत अच्छे से ध्यान से सुन लेना। जब अमेरिका यहां फोन करके हमसे यूं कहते हैं
कि पाकिस्तान ये धमकी दे रहा है, ठीक है, वो पिद्दा सा देश, वो गधा सा देश एक धमकी दे रहा है, और वो धमकी क्या दे रहा है कि हम भारत के ऊपर परमाणु बम का उपयोग कर देंगे। तो बहुत 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 ज्यादा मैं कहूं कि हौसले के साथ, हिम्मत के साथ बहुत बड़ा स्टेटमेंट देने वाले एक बहुत बड़े कलेजे के व्यक्ति का स्टेटमेंट सुनिएगा। प्रधानमंत्री थे उस समय हमारे, जी हां, हमारे प्रधानमंत्री थे श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने यह कहा था कि अगर पाकिस्तान परमाणु हथियार का प्रयोग करेगा तो हम भी जवाब में परमाणु बम का प्रयोग करेंगे, और मैं ये शपथ खाकर कहता हूं कि यदि पाकिस्तान ने परमाणु बम का प्रयोग किया तो मैं 25% भारत जो है वो कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, किंतु पाकिस्तान कल का सूर्योदय नहीं देखेगा। ये स्टेटमेंट थे हमारे उन प्रधानमंत्री के। अब आप सोचो कि यदि ऐसी स्थिति में पाकिस्तान परमाणु बम का उपयोग कर देता तो क्या हम पीछे रहते? नहीं रहते। अगर पाकिस्तान थोड़े से भी हमारे क्षेत्र के अंदर तबाही मचाता तो हम पूरे पाकिस्तान को साफ कर देते। तो पाकिस्तान डर कर परमाणु हथियार जो है उनका प्रयोग नहीं किया। इसलिए मेरा मानना यह है कि विश्व शांति की स्थापना के लिए परमाणु हथियारों का होना बहुत जरूरी है। जी हां, चलिए बिल्कुल। देखो, हाँ, उस वॉर में आप कह रहे हो कि आपके गांव के फौजी शहीद हो गए, ये घटना बहुत दुखद होती है, ठीक है। जी हाँ, ये घटना तो बहुत दुखद होती है जब हमारे बीच से कोई फौजी जाता है। मगर मैं, देखो, देश सेवा हर कोई करता है, मैं भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता हूं, आप भी कंट्रीब्यूट करते हो, ठीक है ना। जो एक ठेले चलाने वाला व्यक्ति होता है वो भी, प्रधानमंत्री भी देश सेवा करते हैं, राष्ट्रपति भी देश सेवा करते हैं। मगर मेरा मानना यह है सबसे डिफिकल्ट जॉब और सबसे बड़ी देश सेवा जो है, सरहद पर खड़ा वो जवान करता है। सबसे बड़ी देश सेवा सरहद पर खड़ा वो जवान करता है, अपनी जान की परवाह ना करके हमारी रक्षा करने वाला वो जवान करता है। चलिए, थोड़ा और भावुक हो जाऊंगा, इससे पहले मैं टॉपिक पर आ जाता हूं। अपने युद्ध के क्षेत्र में भी हमारे पास रसायन विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण, जी हां, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बट मैं आपको यहां से ये बता देता हूं कि रसायन विज्ञान का युद्ध के क्षेत्र में ये जो है उपयोग वो विनाशकारी है। मैं आपको ये बता रहा था, ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए, अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब रसायन विज्ञान का और भी विशिष्ट पदार्थों के निर्माण में उपयोग किया जाता है, जैसे विशिष्ट चुंबक बनानी हो, ठीक है, विद्युतीय प्रकाश युक्त जो गुणयुक्त पदार्थों का निर्माण हो, ठीक है ना। जी हाँ, जिनमें सिरेमिक, सुचालक, बहुलक, प्रकाश तंतु, इन सब का निर्माण किया जाए, ठीक है। हाँ, जब इन सब का निर्माण करने की आवश्यकता होगी तो भाई क्या चाहिएगी, केमिस्ट्री का योगदान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा इस क्षेत्र में। तो हम लोग अगर बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है विशिष्ट पदार्थों के निर्माण के क्षेत्र में, ठीक है ना। स्पेसिफिक सब्सटेंस जब बनाने होंगे सखा तो हमें केमिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास छठा जो पॉइंट है वो है विशिष्ट पदार्थों के निर्माण में। किसके? विशिष्ट, विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक। कैसा? स्पेसिफिक पदार्थों के निर्माण में। कैसे पदार्थों के निर्माण में? विशिष्ट पदार्थों के निर्माण में, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू खुशी। ठीक, देखो, विशिष्ट पदार्थ जैसे भाई कुछ ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, चुंबकीय टेप होती है, ठीक है ना, मैग्नेट्स जो होती हैं। हाँ, कई मैग्नेट्स ऐसी होती हैं जो विद्युत चुंबक के लिए काम आती है, इलेक्ट्रिकल मैग्नेट होती हैं, स्पेशल स्पेसिफिक मैग्नेट्स बनाई जाती हैं, कुछ कुछ स्पेशल क्षेत्रों के लिए काम में आने वाली मैग्नेट जो होती हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो रसायन विज्ञान के जो सिद्धांत हैं, ओहो, रसायन विज्ञान के
जो सिद्धांत है सिद्धांतों को भली भांति जानने के पश्चात अब किसका निर्माण किया जाता है ये बता देता हूं मैं आपको। विशिष्ट चुंबकीय, विद्युतीय और प्रकाशीय गुणयुक्त, अब विशिष्ट मतलब स्पेशल, चुंबकीय जिसमें चुंबक के गुण शामिल हों, विद्युतीय जिसमें विद्युत के गुण शामिल हों, प्रकाशीय जिसमें प्रकाश के गुण शामिल हों, गुणों युक्त जो डिवाइस हैं वो बनाए जा रहे हैं। ठीक है ना जी हाँ, क्या जो डिवाइस हैं वो बनाए जा रहे हैं। गुणों युक्त पदार्थों का निर्माण संभव हुआ है। संभव हुआ है। इससे ना कुछ औद्योगिक क्षेत्र जैसे सिरेमिक क्षेत्र होता है, सिरेमिक क्षेत्र जहां पर सीमेंट बनती है, टाइल्स बनती हैं, ठीक है ना, उसे हम लोग कहते हैं सिरेमिक क्षेत्र। ठीक है जी हाँ। अब इससे क्या हुआ, जो सिरेमिक क्षेत्र है, ठीक है, सुचालक बहुलक हो गया, प्रकाश तंतु हो गए, ये पदार्थ निर्मित किए जा सकते हैं। संभव हुआ है जिससे अतिचालक सिरेमिक, क्या अतिचालक सिरेमिक, सिरेमिक एक तो ये, दूसरा मैंने आपको अभी क्या बताया, सुचालक बहुलक, सुचालक बहुलक, बहुलक तथा प्रकाश तंतु, ऑप्टिकल फाइबर इत्यादि का निर्माण किया गया। ये सब बनाए गए। ठीक है, तो ये विशिष्ट पदार्थ है सारे। अश्रु गैस का कार्य क्या है भाई, आप ये पूछ रहे हो, तो मेरी बात सुनो सखा। अश्रु गैस का कार्य बहुत अच्छे से सुनना। अश्रु गैस जो है वो जैसे ही नासिका में जाती है तो ऊपर आंख की तरफ बढ़ती है, नाक में जब वो चुभने लगती है तो आंख से आंसू आने लगते हैं। देखो उसके अंदर क्लोरोपिक्रीन है। ये आप देखो ना क्या होता है, जब हम लोग प्याज काटते हैं तो जैसे जैसे हम लोग प्याज काटते हैं तो क्या होता है, आंखों से आंसू आने लगते हैं, जलन होने लगती है। ठीक है ना, क्योंकि प्याज में सल्फर है। क्या है, सल्फर है, सल्फर की वजह से ऐसा होता है। तो क्लोरोपिक्रीन जो है वो भी इसी तरीके के सिद्धांत पर कार्य करती है। वहां आंखों में जलन होती है, आंसू आते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा, फिर ध्यान उस कार्य में लगेगा नहीं। बस अश्रु गैस जो है उसका कार्य यही है कि आंखों से आंसू आ जाते हैं, जलन होने लग जाती है, कुछ समय तक वो जलन रहती है, बाद में वो ठीक हो जाती है। ठीक है सॉरी, हाँ सर नोट करने दो, कर लो भाई, लो पिछला वाला तो कर लिया होगा, आप ये नोट कर लो, मैं पानी पी लेता हूँ, फिर अगले टॉपिक पर बात करते हैं। ठीक है, कि पर्यावरण के शुद्धिकरण में हम लोग इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, केमिस्ट्री का। देखो कोबाल्ट का एक अस्थायी नाभिक वाला सब्सटेंस होता है। ठीक है ना, अस्थायी नाभिक वाला सब्सटेंस होता है जिससे कोबाल्ट बम बनाते हैं, छोटा बम है कोबाल्ट बम।
और टीयर गैस का उपयोग जो पुलिस है वो कब करती है वो अलग स्थिति है, ठीक है। समझो ध्यान से, टीयर गैस का उपयोग मान के चलो कोई भीड़ है, ठीक है, क्या कोई भीड़ है, अब वो भीड़ जो है वो बहुत ज्यादा तितर मतलब परेशान कर रही है, वो प्रोटेस्ट कर रही है, मान के चलो कोई आंदोलन चल रहा है, किसी चीज के खिलाफ नारेबाजी चल रही है, ठीक है ना, किसी भी चीज के खिलाफ नारेबाजी चल रही है, और जैसे ही किसी चीज के खिलाफ नारेबाजी चल रही है तो उन लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी है, वो लोग उग्र हो गए हैं, तो उन लोगों को भगाने के लिए, तितर बितर करने के लिए पुलिस के पास दो चार ही ऑप्शन होते हैं। या तो पुलिस लाठी चार्ज करती है, मतलब लाठी से धनाधन जो है मुंजाई करना शुरू कर देती है, धमाधम लाठी चलाती है, या फिर पुलिस जो है वो पानी फेंकती है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन जब ये सारी चीजें काम नहीं आती है, ठीक है ना, हाँ चलिए चलो, अगर ये सारी चीजें काम नहीं आती तब टीयर गैस का उपयोग करते हैं पुलिस वाले भी, ठीक है, वो लास्ट ऑप्शन होता है। अब आगे की बात करते हैं, हाँ चलिए अब नेक्स्ट बात करेंगे पर्यावरण के शुद्धिकरण में। किसके? पर्यावरण के शुद्धिकरण में। आप लोगों ने कभी इस बात पर गौर किया हो तो एक दो चीजें मैं आपको बता देता हूं। देखो, इन प्योरिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंट, शुद्धिकरण में आप लोगों ने देखा पिछले कुछ सालों में जो पर्यावरण है ना उसका प्रदूषण का मुद्दा कुछ भयंकर है। पर्यावरण प्रदूषण का जो मुद्दा है वो कुछ भयंकर है, वो बहुत प्रॉब्लम देने वाला है, ठीक है ना। वो क्या है? बहुत प्रॉब्लम देने वाला है, जिसकी वजह से बहुत सारी गंभीर बीमारियां भी होती हैं। ये एक हो गया। फिर ऐसे ही हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो और भी कई चीजें उससे जुड़ी हुई है। फिर ग्रीन हाउस गैसें जो हैं उनकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, गर्मी कितनी ज्यादा होने लग गई है, ग्लेशियर पिघलने लग गए हैं, तो ऐसे तो समस्या आ जाएगी। ओजोन परत का क्षरण हो गया है ना। हम लोग फ्रिज, एसी ये यूज करते हैं, इनमें से निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा ओजोन परत का क्षरण हुआ, तो ये सब हमारी वजह से हुआ। तो ऐसे उपाय हमें ही करने चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें अगर हम लोग बात करें इसमें पर्यावरण के शुद्धिकरण में, तो भाई है क्या, देखो पहले तो मैं आपको समस्या बताता हूं, है ना, समस्या बता देता हूं पहले तो। एक समस्या तो क्या है? ओजोन परत का क्षरण। क्षय, एक तो ये समस्या है। दूसरा है ग्रीन हाउस गैसें, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है, ठीक है, जी हाँ, चलिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है या मैथेन हो गया है, ये ग्रीन हाउस गैसें हैं, है ना, जिनकी वजह से पृथ्वी का औसत ताप बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। और इन सब से निजात पाने के लिए हमने कई चीजें जो है वो की हैं, ठीक है। मगर वाहन जो है, मोटर कार जो है, उनके द्वारा होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए क्या किया है? सीएनजी जो इंजन है, जो प्राकृतिक संपीड़ित प्राकृतिक गैस से चलने वाले वाहन है, उनका निर्माण किया गया है, ठीक है। चलिए, हाँ चलिए, देखो पॉल्यूशन तो बढ़ रहा है मगर उसका उपाय हमें ही निकालना होगा। ये तो है प्रॉब्लम्स, तो मैं यहां साइड में इसको बॉक्स के अंदर बंद करके और लिख देता हूं समस्याएं, ठीक है। और हमने क्या किया है? रसायन विज्ञान के द्वारा वाहनों के ईंधन से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए ईंधन से होने वाले
प्रदूषण को कम करने के लिए, क्या करने के लिए? कम करने के लिए पेट्रोल डीजल के स्थान पर किसके सखा? पेट्रोल और डीजल के स्थान पर, ठीक है, हाँ, स्थान पर CNG, जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कॉमा ग्रीन फ्यूल, हरित ईंधन जिसको कहते हैं, क्या? हरित ईंधन। जोजोबा सुना होगा आप लोगों ने, जेट्रोफा की खेती की जाती है, ठीक है, हरित ईंधन। हाइड्रोजन ईंधन, हाइड्रोजन फ्यूल, ईंधन इत्यादि का उपयोग किया जा रहा है, इससे क्या होगा? इससे ग्रीन हाउस गैसों में कमी आएगी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल जो है वो ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न करते हैं, पहली बात। दूसरी बात और बता देता हूं, एक दो चीजें। अब इस समस्या को कैसे सॉल्व किया जाए, ओजोन परत के क्षय को? तो ओजोन परत में क्षय का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि एसी और फ्रिज में उपयोग में आती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसके स्थान पर कुछ कुछ जगह एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग करने लगे हैं, ठीक है ना? क्या? उसके स्थान पर कुछ कुछ जगह एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग करने लगे। और एक जो बून है, जो वरदान है, कहाँ? वाहनों में। ये भी बता देता हूं, जिससे पॉल्यूशन बहुत लो लेवल पर चला गया है। और वो बून क्या है, वो वरदान क्या है? तो सखा, वो बून या वरदान जो है, इसको बहुत दिमाग में रखो। हाँ, और वो क्या है जी? जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है ना, ईवी जो आ रहे हैं अब, ठीक है ना, नए, जो इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर चलने वाले जो व्हीकल हैं वो, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसों के नाम, ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मुख्य है सबसे ज्यादा। फिर उसके अलावा मैथेन आती है, नाइट्रस ऑक्साइड आती है, जल वाष्प भी ग्रीन हाउस गैसों के अंदर ही आती है, ठीक है ना जी हाँ। चलिए, नहीं देखो, रॉकेट के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन फ्यूल नहीं डाला जाता है, रॉकेट के अंदर जो है वो प्रोपेलेंट डाले जाते हैं, प्रणोदक डाले जाते हैं। क्या डाले जाते हैं? प्रणोदक डाले जाते हैं, प्रोपेलेंट डाले जाते हैं, ठीक है ना, नोट करो इसको। चलिए, तो ये हमारे पास रसायन विज्ञान के उपयोग हो गए हैं, या विभिन्न जो हमारे पास, ठीक है, जो क्षेत्रों में इसके उपयोग है। इसके अलावा मौसम विज्ञान के क्षेत्र में, कंप्यूटर प्रचालन में, इन सब में जो है अगर हम बात करें तो रसायन विज्ञान का उपयोग किया गया है। सबके अंदर रसायन विज्ञान का उपयोग किया गया है। अगर एक
दो छोटी मोटी मतलब एक दो बड़ी बड़ी बातें अगर मैं आप लोगों को कह दूं, ठीक है ना, क्या जी, अगर एक दो बड़ी बड़ी बातें मैं आप लोगों को कह दूं तो बहुत अच्छे से समझ लो इस बात को, क्या भाई, रसायन विज्ञान के बिना जो कुछ भी आगे भविष्य का सोचना बेकार है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये है हमारे पास रसायन विज्ञान की महत्ता या उपयोगिता। अब हम लोग बात करेंगे रसायन विज्ञान में मापन का, जिसमें हम लोग यथार्थता, सार्थक अंक, परिशुद्धता, विमीय विश्लेषण, उन सब पर बात करेंगे, मगर वो सारी बातें प्रारंभ होंगी अगली क्लास में। अभी मैं लेता हूं आप लोगों से विदा। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे।